नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत त्रे में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर एक खबर जो है बहुत देखा जाए तो बहुत अलग टाइप की खबर है। हालांकि आज के माहौल में इस तरीके की चीजों पर सवाल उठाना थोड़ा सा जो है वो जरूरी भी हो जाता है, इस लिहाज से कि आज जो है सरकार की नीतियां किस तरफ जा रही हैं। एक तो इससे ये निकल करके ये निष्कर्ष निकलता है, दूसरा अदालतें जो अपना भरोसा खोती जा रही हैं, जो अपनी विश्वसनीयता खत्म करवाती जा रही हैं, उस पर भी एक जो है मुझे लगता है अदालतों को एक बल मिलता है ऐसी चीजों से कि नहीं, इस देश में जो निचला तबका है जिसको वास्तव में न्याय की जरूरत है, वो अभी भी न्याय के लिए अदालतों की तरफ देखता है। तो शायद मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में शायद तब हमारे देश की न्यायपालिका को ये एहसास हो कि नहीं, हमें अपने को बचाए रखना, अपने को मजबूती के साथ खड़ा रखना जरूरी है इस दौर में, जब ये आरोप लगता है कि सत्ता जो है वो कई तरीके से दबाव बनाती है न्यायपालिका में बैठे लोगों पर, न्यायपालिका पर, इवन अब तो जजों पर भी बात सामने आ रही है। जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और खुलेआम जैसे जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं जजों को लेकर के। जस्टिस वर्मा के घर में जितना कैश मिला वो सामान्य परिस्थिति में तो किसी के यहां नहीं मिल सकता है, तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं और शायद उसका फायदा सरकार उठाती है। मैं जिक्र कर रहा हूं एक ऐसे मार्मिक घटना का जिसमें एक बहुत छोटी सी बच्ची, 11 साल का एक बच्चा जो है वो कोर्ट जाता है स्कूलों में एडमिशन के मामले को लेकर के कि भाई एडमिशन में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, वो मेरिट बेसिस पे हो, वो इस तरीके से। दो सवाल है मेरे सर। एक तो हालांकि ये तो भाई स्कूल और शिक्षा विभाग का अधिकार है कि वो क्या तय करता है स्कूल में एंट्रेंस हो कि मेरिट बेसिस पे हो, कैसे होगा। हर स्कूल अपना एक, प्राइवेट स्कूल्स में जब जाते हैं तो वो उनका अपना एक सिस्टम होता है, सरकारी स्कूल का अपना एक सिस्टम बना हुआ है जो शिक्षा विभाग बनाता है। पहली तो ये कि इसमें कोर्ट का क्या रोल है, दूसरा क्या जो मैंने अभी बात कही, इस बच्चे की ये याचिका इसलिए ज्यादा अहम नहीं हो जाती है कि इसने ये भी न्याय के लिए न्यायपालिका के दरवाजे पर गया और आज के दौर में न्यायपालिका पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा मैं आपको कि एक रविवार के दिन आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जिसमें आप ना तो व्यू की उम्मीद कर सकते हैं ना टीआरपी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक सरोकार हमारे हैं, कहीं ना कहीं अगर मेरे हिसाब से पूछें तो हम जितनी भी बहस चर्चा और ये सब संवाद करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होना चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के देश के एजुकेशन सिस्टम का हो क्या है। साधुवाद आपको एक बार फिर। देखिए हकीकत क्या है राम प्रकाश जी, इस देश का अगर कोई बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, दैट इज एजुकेशन। और प्राइमरी एजुकेशन का बच्चा, 11 साल का बच्चा, जन्मेश सागर नाम का, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का इसको कहां से मिला? पहली बात तो यही एक बहुत बड़ी चीज मानता हूं मैं कि क्या वो न्यायपालिका को सही ये दिखा पाएगा कि एजुकेशन की स्थिति कहां होनी चाहिए और कहां खड़ी है। ये कोई मेरे और आपको जाने सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोचिए, पसीना आएगा, जो वहां के वकीलों की फीचर वो सारी चीजें हैं। तो केवल कल्पना कर सकते हैं आपके देश की न्याय प्रणाली कितनी महंगी है। उसके बावजूद एक 11 साल का बच्चा अगर ये हिम्मत करता है तो मैं उसको भी सैल्यूट करूंगा। न्यायपालिका क्या करती है क्या नहीं करती है, आजकल उसके बहुत सारे सवाल हैं, मैं और आप रोज उस पर चर्चा करते हैं। इस बच्चे का इशू क्या है? इस बच्चे का इशू है कि जो सीएम श्री स्कूल है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो बच्चों का दाखिला है उसको एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे क्यों लेते हैं आप? लॉटरी से लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसने ये कहा कि छठी, सातवीं और आठवीं क्लास का जो एडमिशन है उसके लिए जो आपने एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया, जो रिसेंटली किया था, वो नीति गलत है और इसके पीछे एक संवैधानिक अधिकार है, उसको समझना पड़ेगा। और चूंकि रविवार का दिन है तो मुझे लगता है दर्शक इस चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है। उसका ये कहना कि अनुच्छेद 32 के तहत बेसिकली उन्होंने रिट पिटीशन डाली है और उसमें कहा क्या है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है बेसिकली वो संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, क्या है 21A, उसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है हमारे हर बच्चे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आपको ध्यान होगा, राइट टू एजुकेशन, उसकी धारा का भी उल्लंघन है, क्योंकि उस धारा के अंदर एडमिशन के लिए कहीं भी एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र नहीं है। तो जब जिक्र नहीं है तो सरकारी स्कूल जो सीएम श्री है उसमें एंट्रेंस एग्जाम कैसे लिया जा सकता है? तो बेसिकली आरटीए की धारा जो 13 है
वो स्पष्ट रूप से किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसेस पर रोक लगाती है। क्यों? उसका फोकस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे है, यानी कि सबको शिक्षा पे। उसमें अगर आप कल को एंट्रेंस एग्जाम डालने लगे, लॉटरी निकालने लगे, निश्चित मान के चलिए ज्यादा है और एप्लीकेट ज्यादा है तो उसमें से कुछ रह भी जाएंगे। जब उनको सरकारी स्कूल में ही दाखिला नहीं मिल पाएगा तो प्राइवेट स्कूल वाला कोई क्यों लेगा, किस लिए लेगा, और उसके पास सीट होगी या नहीं होगी? ये बहुत मूलभूत सवाल है। छठी, सातवीं, आठवीं मिडिल लेवल की क्लासेस हैं और सीएम सिटी स्कूल जो है बेसिकली दिल्ली के अंदर, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो रूटीन स्कूल्स हैं उनसे थोड़ा सा हट करके है। तो अच्छी बात है, हर सरकार अपना इनोवेशन करती है, कहीं सीएम सिटी स्कूल है, कहीं पीएम सिटी स्कूल है, लेकिन मूल बात फिर वही आती है कि आज देश को 78 साल आजादी के हो गए, उसके बावजूद भी एक प्राइमरी क्लास के बच्चे को, मिडिल क्लास के 11 साल के बच्चे को अपने एजुकेशन का जो मूल अधिकार है, राइट टू एजुकेशन 2009 में जो एक्ट आया, उसके बावजूद भी एक छोटी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दिस स्पीक्स वेरी लो ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। और ये तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां दिल्ली के अंदर रिलेटिवली बहुत बेहतर स्थिति है स्कूलों की, अगर आप वैसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का फोकस एरिया था, उन्होंने स्कूल के कमरे बनवाए और बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐड हुआ और कई जगह मैंने देखा कि काफी अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी स्टेट्स के अंदर जो स्थिति है, कहीं पे स्कूलों की बिल्डिंग, जो हरियाणा जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, उनके स्कूलों की हालत देखिए। स्कूलों को बहुत बड़े पैमाने पर हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्वालिटी एजुकेशन है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, माँ बाप वहां स्कूल में भेजते नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें बेसिकली, ये एक छोटी सी चीज ने पूरे देश का ध्यान वापस उस एजुकेशन की तरफ ध्यान कहीं ना कहीं खींचा है, जो हम भूल चुके हैं। हम सुबह से शाम तक राजनीति और ये सब आरोपबाजी, आरोप प्रत्यारोप, इस पे हमारा ध्यान रहता है। वैसी सूरत में एक छठी क्लास का बच्चा जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता है, छठी का छात्र है, और उसने 2025-26 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें आवेदन किया था केवल सीएम सिटी स्कूल के अंदर। जब वहां सरकार की, जो दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन आई 23 जुलाई को 2025 को ही, उसमें ये कहा गया कि अगर आपको छठी, सातवीं, आठवीं में सीएम सिटी स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो 2009 है, उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि उसमें तो यूनिवर्सलाइजेशन की बात आप करते हो। तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में, इस उम्मीद के साथ कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिस्टम है इसको खारिज किया जाए, क्योंकि ये मूल भावना जो आरटीई की है कहीं ना कहीं उसका विरोध खिलाफ है। और ये भी दलील दी गई कि ना केवल जो ये एंट्रेंस एग्जाम है ये गैर कानूनी है, बल्कि भेदभाव भी करता है। कारण उसका साफ है कि आरटीई एक्ट की धारा 2P, उसमें विशिष्ट श्रेणी के स्कूल माने जाते हैं ये जो सीएमसी स्कूल है, और उनमें 13 है सेक्शन, उसके प्रावधानों में कोई छूट ही नहीं है। आरटी के प्रावधान में कोई छूट सीएम सिटी स्कूल में नहीं है। तो जब प्रावधान में छूट नहीं है तो फिर आप इस तरह की कंडीशन, इसका मतलब ये है कि आप किसी को एजुकेशन से महरूम करना चाहते हैं। होना ये चाहिए, एक तरफ तो आपका ध्यान क्या है कि मैक्सिमम बच्चों का मोबिलाइजेशन करके उनको स्कूल के अंदर लाया जाए, आखिरी बच्चे तक, और जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम या दूसरी स्कूटनी या लॉटरी के जरिए, तो उसमें निश्चित है कुछ तो रह जाएंगे। यही काम तो सर प्राइवेट स्कूल्स भी करते हैं, वो आरटीई के तहत बच्चों का दाखिला लेना नहीं चाहते हैं। तो आखिर जब सरकार के अपने खुद के बनाए हुए स्कूलों में, वो किसी भी तरीके की हो, एक बहुत लंबी बहस चलती है, बार बार ये सवाल आपने बहुत बार फेस किया होगा आज तक के अपने पत्रकारिता कैरियर में, जब लोग आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि क्वालिटी एजुकेशन की बात तो होती है, तमाम जो बड़े संस्थान है, इवन की आईआईटी आईएम्स पे भी सवाल उठाया जाता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, क्रीम जो होता है वो छाट के अपने पास ले जाते हैं और फिर उनको आप एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा मैनेजर बना देते हैं। क्या ही इसमें आपकी क्या उपलब्धता है भाई? वो तो बच्चा ऑलरेडी मेहनती है, वो पढ़ रहा है, उसको आपने जो है वो कर दिया। आप निचले पायदान पर खड़ा बच्चा था उसको आप तराशिए, तब तो आपकी क्वालिटी मानी जाएगी। ये बहुत सामान्य एक चर्चा है, एक सामान्य सवाल है जो अक्सर फेस किया जाता है तमाम जगहों पर, तमाम मंचों पर। आपने बहुत बार किया होगा बच्चों के बीच में जब गए होंगे। तो मैं समझना ही चाहता हूं सर कि सरकार आखिर अपने खुद के स्कूल में, किसी भी स्तर का स्कूल हो, आरटीई को लागू क्यों नहीं करेगी? अगर वो लागू नहीं करेगी तो प्राइवेट स्कूलों को बाध्य कैसे कर पाएगी? और प्राइवेट स्कूल फिर करें क्यों माने सरकार का ये आदेश? प्रकाश जी, असल में क्या है, जो 2009 से 14 के बीच में जो इस देश की गवर्नेंस में आपको ध्यान होगा, एक राइट बेस्ड गवर्नेंस की बात आई, राइट टू एजुकेशन, आरटी उसी का एक हिस्सा है।
वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी उसी का हिस्सा था कि आपको 100 दिन साल में रोजगार गारंटीड सरकार की तरफ से मिलेगा, उसको मनरेगा के अमरेला में लाओ, कहीं भी लाओ। ऐसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन को लाया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, जवाबदेही बढ़े। आज अब जितनी भी राइट बेस्ड अप्रोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो प्रोग्रेसिव, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे इफेक्टिव अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो हिंदुस्तान का है, ये मुझे कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि 5 साल में खुद रहा। उसके बावजूद भी जो राइट बेस्ड अप्रोच थी, चाहे वो एजुकेशन के प्रति हो, चाहे इंफॉर्मेशन के प्रति हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के प्रति हो, उसको बैक बर्नर पे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकारें, जब आप आरटीई को अक्षर से लागू करोगे ना राम प्रकाश जी, उसके लिए आपको बजट चाहिए, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपको नंबर ऑफ स्कूल्स चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए। उस पर ध्यान केवल और केवल वोट मांगने तक है, उस पे नाम पे वोट नहीं मिलती है, ये मान के चलिए। अगर उसके नाम पे वोट मिल रही होती तो कहानी कुछ और होती 19 में और 24 में। राइट टू इंफॉर्मेशन को तो दफन ही कर दिया गया है, उसको तो लोग रेस्ट इन पीस लिखने लगे। ऐसे ही मनरेगा का जो हाल किया गया है, जो आज की तारीख में जो फिगर्स आते हैं, तो अपने आप में बेसिकली ये अप्रोच का फर्क है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, ये राइट बेस्ड अप्रोच गवर्नेंस की लेकर के आए, एक क्योंकि वो बिल्कुल शैशव काल में था, तो उतने परिणाम तब नहीं आए थे, क्योंकि कोई चीज आप कंसेप्ट लेके आए हैं, सरकारें कंटिन्यूटी में अगर प्रोसेस उसको चलाएं पॉलिसी को, तो कहानी कुछ और हो। लेकिन चूंकि आप पॉलिसी के बेसिस पे या जन कल्याण के नाम पर आपकी राजनीति नहीं चलती, आपकी राजनीति झूठ, लफाजी और मक्कारी पे चलती है। आप क्या कांग्रेस को गालियां देकर के वोट मांगते हैं, आप विपक्ष को कोस के सुबह शाम तक, अपनी अचीवमेंट की तो कोई बात ही नहीं करते। और जब आप अचीवमेंट का कोई खाता देने को तैयार नहीं, किसी चीज की रीजनिंग, किसी लॉजिक पे बात करने को तैयार नहीं, किसी भी सार्थक मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं, तो वो मुद्दा धीरे धीरे पूरे चलन से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको, तभी मैंने आपको शुरुआत में साधुवाद दिया कि अपन 2.5 साल से 3 साल से लगातार इस प्लेटफॉर्म पे है अलग अलग। आज पहली बार मैं एजुकेशन जैसे मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ। इस पे चर्चा हर हफ्ते, हर महीने होनी चाहिए कम से कम एक, ताकि देखिए ये सरकार बेसिकली एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना, कि ये हर चीज पर ध्यान देने को तैयार है जिसपे वोट मिलता हो, लेकिन ऐसी कोई चीज जिसपे 4 नए पैसे का खर्चा हो और इस देश के कॉमन आदमी को सशक्तिकरण होता हो, उस पर यह विचार करने को तैयार नहीं। उसका सिंपल कारण क्या है? सिंपल कारण ये है कि अनपढ़ रहोगे तभी तो भक्त बनोगे। पुरानी जो नीतियां हमारी थी वो थी लीडरशिप डेवलप करने की। अच्छा नेता कौन था, कि जो अगली पीढ़ी के अच्छे नेता डेवलप करे, सेकंड लाइन के अंदर, थर्ड लाइन के अंदर। आज पहली बार देश के अंदर ये हो रहा है कि हमारे यहाँ एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने अच्छे नेता छोड़ो अंधभक्तों की फौज खड़ी कर दी पूरे देश के अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप क्राइसिस है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई इशू है तो वो है टैलेंट का डेफिसिट। जब हाईएस्ट लेवल पे केंद्र की सरकार में टैलेंट का ही हाल है, तो आप सोच सकते हैं नीचे के लेवल पे सोशल सेक्टर में क्या हाल होगा। वापस अगर एजुकेशन पे आप बात करेंगे, तो आज टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है? दिल्ली के अंदर 28 है, वेल विद इन द पैरामीटर्स। लेकिन अगर ओवरऑल देश में देखें, हरियाणा जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट में देखें, तो आपको लगेगा कि यार ये सरकार सत्ता में आके से वापसी की संभव, लेकिन है वो बड़े पैमाने पे स्कूल बंद, हर एक जिले में सैकड़ों स्कूल बंद। कारण कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोगे नहीं, टीचर्स अपॉइंट करोगे नहीं, बच्चे वहां बचेंगे नहीं, उसके बाद कह दोगे यहाँ बच्चे नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया गया है। एजुकेशन को राम प्रकाश जी आइसोलेशन में मत देखिए। अगर आपको इस देश में जो आज जेन जी के प्रदर्शन आप सुबह से रात तक देख रहे हैं ना, आज उस स्टेट में हो गया, आज इसमें हो गया, आज उसमें, दिस इज नॉट विदाउट रीजन। इसका एक सामाजिक सरोकार का एक पहलू देखिए आप। जब बच्चा, ये जो बच्चा है ये 6ठी क्लास का है, ये 6ठी 7वीं में एडमिशन किया, अगर इसको ढंग के स्कूल में एडमिशन मिल जाए, सीएमसी स्कूल जिसकी क्वालिटी एजुकेशन अच्छी है, और उस एजुकेशन के साथ जब ये 8वीं में पहुंचता है, 9वीं 10वीं में पहुंचता है, हल्का सा अगर आप उसको स्किल जोड़ दो, तो ये मान के चलिएगा कि वो अमेरिकन पैटर्न पे जब 10वीं पास करेगा, तो 10वीं पास के बाद वो क्या करेगा, वो बेयर मिनिमम आत्मनिर्भर होकर के कोई भी छोटा मोटा काम करते हुए। हमारे यहाँ क्या है, अमेरिका में और यूरोप में क्या है, जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं, आप कोई काम करना शुरू करते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालते हैं। हमारे यहाँ जो पीजी के बच्चे भी हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे भी हैं, यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 10वीं करके गए, 12वीं करके गए, ग्रेजुएशन करके गए, आप एम्प्लॉयबल तो है ही नहीं ना, क्या एम्प्लॉयमेंट करेंगे आप? और छोटा काम हमारे वाले करेंगे, बड़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि बड़े के लिए एम्प्लॉयबल नहीं हो आप। तो यहाँ वो क्राइसिस है। अमेरिका के अंदर आप जाओगे, अगर इंजीनियरिंग का बच्चा कोई मास्टर्स भी कर रहा है, तो वो बच्चा भी 2 से 4 घंटे डेली काम करता है और उससे अपना खर्चा निकालता है। तो वो जो आदत है
स्किल उस डेवलपमेंट में मदद करती है। आप केवल इसको आइसोलेशन में 6वीं 7वीं 8वीं का एडमिशन, स्कूल का एडमिशन वहां तक मत छोड़िए। मोदी जी स्किल इंडिया का बहुत नारा देते हैं, बहुत बार, उसका क्या आउटकम निकला? आप इस सेकेंडरी एजुकेशन तक, मिडिल से सेकेंडरी एजुकेशन को केवल कुछ मत कीजिए, इसके साथ एक तो ये एडमिशन वगैरह का झंझट, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कर दीजिए कि बच्चों को लॉटरी और इंटरेस्ट टेस्ट का सामना ना करना पड़े। सबको मिले, जब राइट टू एजुकेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सबको मिल जाएगी। और दूसरा पक्ष उसके अंदर क्या हो कि वो बच्चा जब 10वीं करके निकले वहां से, वो कुछ करने में सक्षम हो, वो छोटा मोटा काम कोई भी जो है जो करके अपना एक मिनिमम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सके। उससे ना केवल देश की ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी, बल्कि जीडीपी में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। आप अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर अपने बच्चे जाते हैं सारे पढ़ने के लिए, जब वो मास्टर्स के लिए जाते हैं, वो वहां 3 से 4 घंटे काम करते ही, चाहे कितने ही बड़े बाप की औलाद आप, वो कहीं ना कहीं देश के उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। और हमारे यहाँ क्या है, 95% से 99% बच्चे जो पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है, उसके अलावा उसका कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा उस रूप में ले, 10वीं से लेकर के पीजी तक के बच्चे अगर 2 से 3 घंटे भी काम करना शुरू करें, तो उसका एक चमत्कारिक इंपैक्ट क्या देखेंगे? एक तो माँ बाप का बोझ घटेगा, एक ओवरऑल नेशनल ग्रोथ में मदद करेगा वो, और देश का जीडीपी बढ़ने से लेकर के हर चीज, और सेल्फ रिलायंस की तरफ। और ये जो जेन जी के आप सारी चीजें देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कि बड़ी नौकरी मिलती नहीं और छोटी वो करना नहीं चाहते। जो स्वरोजगार का कंसेप्ट था वो लगभग खत्म हो गया। जब से ये नोटबंदी आई, एमएसएमई, स्मॉल इंडस्ट्री, सारी का बंटा डालोगे। ये जो इस छोटे से बच्चे ने एक ये पहल की है, ये पूरी जुडिशरी और पूरी गवर्नेंस के लिए एक आई ओपनर है। अगर कोई भी प्रोएक्टिव जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो इसमें केवल इसमें दिल्ली तक सीमित रखेगा इसको, उसको ये सारे देश के डेटा मंगाने चाहिए। आपने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम 2014 तक जुडिशरी कितनी प्रोएक्टिव होती थी, और उनके तमाम ऐसे फैसले होते थे जिससे सरकारों को, चाहे वो केंद्र हो चाहे स्टेट हो, पॉलिसी लानी पड़ती थी प्रो पीपल। ऐसे तमाम फैसले 2014 के बाद आपने ऐसा कुछ देखा है क्या? और अगर उसने कोई आदेश कर दिया तो सरकार ने मान लिया क्या? ये भी फर्क है। तो जुडिशरी ने अपनी जो अथॉरिटी थी उसको कहीं ना कहीं खुद ही गंवाना शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा जब कोविड का अंदर जो सारे डेथ्स हुई और हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार ये कहा कि भाई जो कोविड में मरे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको पैसे दीजिए, उनको कुछ दीजिए। आज तक किसी को एक नया पैसा मिला हो तो बता दो, एक नया पैसा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, कर लीजिए, क्या करेगा। तो सरकार को ये पता है कि उसको सब कुछ आंकड़ा है। ये जो एक मसला आया है, ये आज की सुप्रीम कोर्ट, आज की जुडिशरी के लिए, जैसा आपने ओपनिंग में कहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या वो सरकार को एक ऐसी पॉलिसी एडॉप्ट करने के लिए जिसमें एजुकेशन भी हो जाए, स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए, ओवरऑल हम एक आत्मनिर्भर बच्चे को, किशोर, उस दिशा में क्या कदम बढ़ा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई पॉलिसी उनको फ्रेम करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है? एजुकेशन फॉर ऑल, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, उसको इफेक्टिवली लागू करने के लिए आपने बहुत अच्छी बात की, राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल एडमिशन ही नहीं करते, वो क्यों करेंगे? आपके स्कूल में मैंने 20 बच्चे दाखिल करा दिए आरटी में, उनका 3 साल तक पैसा नहीं आता, आप कहां से देंगे? ये भी तो समस्या है ना व्यवहारिक। कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि हरियाणा में कई सालों से पैसे नहीं मिले, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब जैसे पढ़ रहे होंगे, जैसे पढ़ा रहे होंगे, और उनके साथ स्कूल अथॉरिटीज कैसा व्यवहार करती होंगी, वो तो बच्चा है। तो सरकार की नीति के तहत वहां पे उसको दाखिला मिला, जितनों को भी मिल पाया, और उसका अगर जो भी उसका कंपनसेशन अगर सरकार नहीं दे रही है तो उस बच्चे का क्या कसूर है? तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ये गोल्डन चांस है, ये 6ठी क्लास का बच्चा ही सही, रास्ता आपको कोई भी दिखा दे, अच्छी राह दिखाने की बात है, और इसको अगर आप प्रोएक्टिव स्पिरिट में लेते हैं तो मुझे लगता है ये कि ऐसा अवसर है जो हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी और मिडिल, उसके अंदर ज्यादा नहीं तो मिडिल तक तो सुप्रीम कोर्ट को ये करना ही चाहिए, सारी स्टेट्स को नोटिस दे करके बाकायदा कि सारे आ जाओ भाई, ले आओ जरा आप लेके आ सकते। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक रोड मैप हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक जो दायित्व थे उनके तहत एक प्रोएक्टिव स्टांस लेकर के पॉलिसी फ्रेमिंग में एक ये दिखाए कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत है, या इसको और इसका स्कोप बढ़ाने की जरूरत है, और ये देश के भविष्य के लिए अच्छा है। एक स्पीकिंग ऑर्डर लिखे ना, क्या समस्या है? स्पीकिंग ऑर्डर लिखे, डिटेल लिखे, सबको इन्वॉल्व करके लिखे, फिजिबिलिटी पूछे, लेकिन ऑर्डर करे। ऐसा नहीं कि इसमें 2 लाइन लिखी है जैसे आजकल चल रहा है जो कार्यक्रम। सर ये भी सवाल ये भी उठता है कि हम और आप तो मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है,
देश के बहुत सारे लोग भी मान रहे होंगे, पर क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका आज हमारी ये मान रही होगी कि ऐसी चीजें हमारे लिए बड़ा चैलेंज है? और चैलेंज से कहीं ज्यादा शायद क्या ये नहीं लग रहा है कि न्यायपालिका के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हाँ, जब वो तमाम सवालों का सीधा जवाब दे सके कि नहीं, हम हैं, जो जिसके लिए न्यायपालिका को जाना जाता है, और उम्मीद बरकरार रखे। राम प्रकाश जी, इसके लिए मॉरल अथॉरिटी होती है, और मॉरल अथॉरिटी किसी भी चीज में हो, दैट इज टू बी कमांडेड। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मॉरलिटी। अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप मॉरल अथॉरिटी को चला सकते हैं। जब आपकी पूरी की पूरी प्रायोरिटीज ये हैं कि आज मैंने उसकी नजरों में आना है, आज मैंने उसका ये करना है। एक तो सिलेक्शन प्रोसीजर से ही देख लीजिए, जो आज की तारीख में चंद्रचूड़ की जो गत बन रही है अपने ही शब्दों से, उनसे पहले कितने सीजीआई पे सवाल उठ रहे हैं। आपने ओपनिंग में कहा कि जज के घर में नोट जलते हुए मिल रहे हैं, आज तक एफआईआर नहीं हो रही है। ये सारी चीजें क्या कह रही है? ये जुडिशरी के बारे में क्या कह रही है? ये जितने भी घटनाक्रम है, इनमें से तो एक भी व्यक्ति बिना कॉलेजियम के सिलेक्ट हो क्या है नहीं। इसका मतलब क्या है कि कॉलेजियम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सीरियस फ्लॉज है। तो जिस जुडिशरी के अंदर खुद की अपॉइंटमेंट में फ्लॉ हो। दूसरा, 65 साल के आप हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो अभी कोई और अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो सारा फोकस उधर चला गया। जो हाई कोर्ट में आ गया उसको चीफ जस्टिस बनने की जल्दी, जो चीफ जस्टिस बन गया उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की जल्दी है, जो सुप्रीम कोर्ट में आ गया उसको चीफ जस्टिस बनने का है, और जो नहीं बन पाया उसको फिर दूसरी अपॉइंटमेंट की है। तो जो सवालों का जो मूल सवाल थे, जो इस तरह के सवाल थे, वो जज कहां से लाएंगे आप? प्रायोरिटी तो कुछ और है ना। जब सीजीआई लेवल के लोग, माफ कीजिएगा विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, जो उनकी गत बनी है पिछले कुछ समय में, अब देख लीजिए आप, आपने किस किस सीजीआई को ऐसे करते हुए देखा था, जो टिप्पणी जिस तरह की हो रही है आज की तारीख। और ये मैं और आप नहीं कर रहे, वी आर नॉट बायस्ड। ये उन्होंने अर्जित की है अपनी ही अटरिंग से, अपने ही शब्दों से। ये मैं और आप थोड़ी करते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज सावरकर के बारे में, लीडर ऑपोजिशन के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा था, क्या मतलब है उसका? आप मेरिट पे फैसला करो यार, मेंटेनेबल है तो, नहीं है तो आप उसमें राष्ट्र के नाम संदेश क्यों दे रहे हो वहां बैठ करके? और या फिर वही बात आपकी मॉरलिटी वाली आएगी। इतना आपके अंदर मॉरलिटी है, फिर एक काम और कर लीजिए, उसको ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दीजिए। ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कुछ भी, वर्बल डायरिया करेंगे। आज भी वो मौका है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, कई बार अपनी चर्चा होती है जुडिशरी में, अगर जुडिशरी को अपनी साख में चाहिए तो ये आखिरी चांस है उनके पास। जो आज का जो दौर चल रहा है, जो बाकी जो सरकार के तंत्र थे, जांच एजेंसियां देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, विधायिका देख लो, जो उनकी गत बनी है, आपको क्या नहीं लगता जुडिशरी उसी रास्ते में जा चुकी है? आज की तारीख में केवल 2 इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी बहुत साख बची है, थोड़ी सी सेना की बची हुई है, लेकिन जिस लाइन पे चल पड़े हैं एयरफोर्स चीफ और सीडीएस, वो मुझे लगता है काम निपटा के जाएंगे, और उसी रास्ते पे जुडिशरी चल पड़ेगी। अगर जुडिशरी अपने मूल संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति कर दे विद ऑल दोज मॉरल अथॉरिटीज दैट इट कमांड्स, इट शुड कमांड, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो 6ठी क्लास का बच्चा, 11 साल का बच्चा उनके पास लेकर के गया है। बहुत ज्यादा जो उनके ऊपर जितने विवाद हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर देखिए 6ठी क्लास 7वीं क्लास की एजुकेशन देश के मूल आधार है। वहां से आप बच्चा बनना शुरू होता है आप जीवन के। अगर आप वहां उसको क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं तो देश का लेवल कहीं और होगा सर। ये जो सो कॉल्ड आपका विश्व गुरु है ना, उसके लिए मूल आधार ये है, अगर कोई इस पे ध्यान करे तो। लेकिन वो विश्व गुरु कहने में आसान है, उसको करने में खर्चा आता है, उसके लिए विजन चाहिए होता है, जो माफ कीजिएगा इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के पास कम से कम आज दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, ये जो सवाल था, ये जो बातचीत थी, वो केवल एक बच्चे की बात नहीं थी, ये इस देश के भविष्य की बात थी। इस देश के भविष्य के साथ साथ इस पूरे सिस्टम पर एक सवाल है कि आखिर आज जब हम बार बार डिजिटल से लेकर के और तमाम तरीके के दावे करते हैं, बात करते हैं, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात करते हैं दुनिया की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की, ऐसे समय पर इस तरीके के सवाल उठाए जाना, और वो भी एक 11 साल के बच्चे की तरफ से, मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत असहज होने वाली स्थिति है। अब वो अलग बात है कि सरकार आज कितना ज्यादा असहज महसूस होती है कि नहीं होती है, वो हम सरकार पे छोड़ते हैं। 11 साल के इस बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत क्या
इस देश में पढ़नी चाहिए थी। मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को, न्यायपालिका को और सरकार में बैठे लोगों को इस चीज पर विचार कर लेना चाहिए कि अगर देश में 11 साल का एक बच्चा इसलिए न्यायपालिका जाता है क्योंकि उसको पढ़ने का माहौल चाहिए, पढ़ने के लिए सिस्टम चाहिए, पढ़ने की जगह चाहिए, स्कूल चाहिए जो उसके बेसिक नीड में है, जो उसका अधिकार है, अगर हम वो नहीं दे पा रहे हैं तो हम ये सारी लफाजी को तुरंत हमें बंद कर देना चाहिए। ये दावे बंद करने चाहिए, दावे खत्म करने चाहिए, इसका कोई आधार नहीं बचता है उसके बाद। बाकी रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो हर रोज होती रहती है, करते रहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, भविष्य से खिलवाड़ करके राजनीति करने की क्या ही जरूरत है। अगर इस देश का भविष्य ही नहीं रहेगा तो आप राजनीति भी करके क्या ही कर लीजिएगा। किसको बताएंगे आपकी दुनिया में दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं? सुनने वाले लोग तो चाहिए। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पढ़ाई की जरूरत होगी, जब पढ़ेगा तब उसको अर्थव्यवस्था समझ में आएगी, जब पढ़ेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था क्या समझेगा? वही वाली कहानी है। बाकी तो सरकारों पर छोड़ा जाए, न्यायपालिका पर छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।